नमस्ते साथियों। गांव सरकार के 77वीं 77वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज हम आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत की जो तुलनात्मक चर्चा है वो आपके सामने रखेंगे, इसलिए कि आप ये जानिए कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत क्या है और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत क्या है। और इस कड़ी को हम बार बार आपके सामने इसलिए रखते जा रहे हैं करीब करीब सभी राज्यों की, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें कि ये जो अन्य राज्यों के जो ग्राम पंचायतें हैं और उत्तर प्रदेश की जो ग्राम पंचायत है किसको क्या अधिकार है, कौन किस रूप में काम कर रहा है, ताकि पूरे देश के जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है उसके बारे में आप जान सकें और फिर जो हमारे जो संविधान की जो व्यवस्था है उसके उद्देश्यों को कौन से राज्य हैं जो उसको अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के चर्चा शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग वही व्यवस्था है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये ग्राम पंचायतें एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन कुछ राज्यों में पहले से भी संवैधानिक ये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था चल रही थी। तो महाराष्ट्र में पहले से ही ग्राम पंचायत की व्यवस्था चल रही थी और उनका जो अधिनियम था बॉम्बे ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 था उनका, बॉम्बे के नाम से, महाराष्ट्र के नाम से नहीं था, बॉम्बे पंचायत राज अधिनियम 1958। अब उसमें वो ग्राम पंचायत के बारे में था, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में नहीं था। उसके लिए अलग उनका है कि उसके लिए कानून है कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं क्षेत्र पंचायत पंचायत समिति, वहाँ पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति अधिनियम 1961। तो उसका एक अलग नियम है। तो क्षेत्र पंचायत उनके जो पंचायत समिति जिसको कि ब्लॉक स्तर पर है और जिला पंचायत जिला स्तर पर जो है उनका जिला परिषद है, तो उसका एक अलग कानून है। और लेकिन गांव के लिए व्यवस्था है कि बॉम्बे पंचायत ग्राम पंचायत अधिनियम 1958। तो ये आपने समझ लिया कि वहाँ जो पंचायती सिस्टम है 3 टायर सिस्टम, उसमें एक ग्राम पंचायत है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर जो है उसको पंचायत उस समिति बोलते हैं और जो जिले स्तर पर है उसको जिला परिषद बोलते हैं। ये आपने अंतर आपने देख लिया। अपने यहाँ जिला का जिला पंचायत, क्षेत्र का ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। तो उनके यहाँ क्षेत्र वो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर जिला परिषद है। एक व्यवस्था, एक अंतर ये आपको देखने को महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र में भी जैसे कि उत्तर प्रदेश में है कि कम से कम 7 होना चाहिए सदस्य और अधिक से अधिक यहाँ भी 15 है, तो महाराष्ट्र में भी व्यवस्था यही है, कम से कम 7, अधिक से अधिक 15। लेकिन वहाँ जो है जो आबादी है वो उन्होंने 500 पर रखा है कि 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण है, जबकि अपने यहाँ 2000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का एक निर्माण होता है। लेकिन संख्या वही है 7 और 15। और जैसे जैसे उनके भी वार्ड हैं और जैसे यहाँ है वार्ड सदस्य होते हैं, वहाँ भी वार्ड के सदस्य कहे जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वार्ड के सदस्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ तो ग्राम प्रधानों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बोले जाते हैं ग्राम प्रधान को वहाँ सरपंच बोले जाते हैं, तो वहाँ सरपंच और उप सरपंच के भी 2 पद हैं। उत्तर प्रदेश में केवल अब इस समय केवल ग्राम प्रधान के पद हैं। तो जो सरपंच का चुनाव होता है यहाँ तो उत्तर प्रदेश में पूरे गांव के जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य को वो ग्राम प्रधान को चुनते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में उनका जो चुनाव होता है वो होता है जो वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 7 वार्ड के जो सदस्य चुन लिए गए, वो ही मिलके सरपंच और सरपंच का चुनाव करते हैं। अब ये व्यवस्था महाराष्ट्र में क्यों है, हमको लगता है कि पहले से चली आ रही होगी, तभी ऐसा व्यवस्था होगी।
क्योंकि ये बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं है। प्रधान का चुनाव तो पूरे गांव के लोगों को करना चाहिए और सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन वहाँ प्रधान का चुनाव सीधे नहीं होता है। मतलब सरपंच का, उप सरपंच का चुनाव पंचों को नहीं, वार्ड मेंबरों के द्वारा किया जाता है। तो ये एक आपको अंतर वहाँ देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा, ग्राम पंचायतों में आप महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटियों का ये महत्व है कि गांव में लोन देने का काम और गांव में बहुत सारे व्यापार के लिए वो गतिविधियां गांव के स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी करती रहती है। तो उनको उन लोगों ने काफ़ी महत्ता दे रखी है। तो ग्राम पंचायत में जो ये 7 सदस्य से लेकर 15 सदस्य होते हैं, इन ग्राम पंचायतों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, हर गांव में करीब करीब कोऑपरेटिव हैं। हर गांव में कहीं कहीं एक ही गांव में 2-2 कोऑपरेटिव हैं। जैसे मान लीजिए गन्ने की कोऑपरेटिव है या अन्य व्यापारी की कोऑपरेटिव है, तो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। उनके भी अध्यक्षों को उन्होंने ग्राम पंचायत का एसोसिएट मेंबर बना रखा है। एसोसिएट मेंबर का मतलब ये समझिए कि वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक में वो भाग लेते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि वहाँ का बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सशक्त है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का ग्राम पंचायत के हर निर्णयों में भागीदारी करने का उनके अवसर मिले, ये व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। और एक अच्छी व्यवस्था है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ मजबूती से काम कर रही है। तो बहुत सारे काम व्यापार और ऐसे का जो काम है उनके हाथ में है, और किसी को लोन भी लेना हो तो गांव स्तर पर उनको लोन मिल जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो ग्राम पंचायत से उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनका इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सफल नहीं है, क्योंकि उनके उसमें गांव के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। उनके अलग से चुनाव होते हैं, अलग से लोग होते हैं, और वो अपने उनके अलग विभाग होता है, कोऑपरेटिव विभाग, और सब वो करता है। तो इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप देखते हैं जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हालत है कि जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं उत्तर प्रदेश में सब घाटे में चल रहे हैं। वो सब नेतागिरी के अड्डे बन चुके हैं और लूट खसोट के अड्डे बन चुके हैं। तो एक तो ये बड़ा अंतर आपको मिलेगा कि एसोसिएट मेंबर होते हैं हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग। ग्राम पंचायतों में वहाँ जो अधिकार जो मिला हुआ है वो वहाँ भी महाराष्ट्र में जैसे उत्तर प्रदेश में भी है कि यहाँ गांव सभा को कोई अधिकार नहीं है। गांव सभा को नहीं अधिकार है कि कैसे प्रशासन चलाए जाएंगे। जैसे कुछ राज्यों में मैंने चर्चा किया, कुछ राज्यों में पूरा का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा को अधिकार देने का मतलब है कि जब तक कोई मामला ग्राम सभा के सामने नहीं जाएगा तो उस पर कोई निर्णय को उस पर ग्राम पंचायतें काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में है, पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायत को, और ये ग्राम पंचायत जो करती है वो ग्राम सभा के सामने रखेगी। उसी तरह महाराष्ट्र में भी ये व्यवस्था है कि पूरा का पूरा अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है, और ग्राम पंचायत वो अपने जो काम करती है वो साल में 2 बार मीटिंग गांव सभा की होगी, उसमें वो रखे। तो ग्राम पंचायतें बहुत सशक्त है महाराष्ट्र में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में बहुत अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है उसके धारा 15 में तो सिर्फ 30 आइटम है क्या के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र में ये जो संख्या है वो लगभग 73 विषयों का सूची है जिसका अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अब 73 विषय में आप ये समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा अधिकार है 73 विषयों का। और 73 विषय में आप कोई चीज़ मैं नहीं समझता कि कोई क्षेत्र गांव से संबंधित कोई क्षेत्र छूटा होगा। उसकी एक सूची है, एक लंबी सूची है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश में 30 अधिकार दिए गए हैं वहाँ उन्होंने 73 अधिकार दिए गए, यानी कि ग्राम पंचायतों को कार्य करने की एक पूरी उनको हर विषय जो भी उनसे संबंधित है उसका अधिकार उनके पास है। लेकिन एक वहाँ एक चीज़ है कि जो ग्राम पंचायतें हैं
वो क्षेत्र वो पंचायत समिति मैंने ब्लॉक और जिला परिषद के अधीन रख दी गई। अब ये भी मैं नहीं समझता कि ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ग्राम पंचायतें आपने रख दिया किसके अधीन? पंचायत समिति, मतलब ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत जो अपने यहाँ है, तो क्षेत्र पंचायत के अधीन रख दिया। वो जो कहेंगे आपका पूरा नियंत्रण उनका जो है रहेगा ग्राम पंचायतों के ऊपर, और उसके ऊपर जिला परिषद उनका नियंत्रण रहेगा। और जिले के स्तर पर उन्होंने रखा है कि एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रखा है, और उसका क्षेत्र हर जिला परिषद में, और वो ग्राम पंचायत अधिकारी जो है वो उनका नियंत्रण करता है कि पूरे पंचायतों के संबंध। तो एक तरह से सीधे नियंत्रण किसका है? जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत कहिए या पंचायत समिति का वो पूरा उनके ऊपर नियंत्रण रहता है, ब्लॉक स्तर का और जिला स्तर का, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अच्छी है। राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन तो है वो, मतलब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें जो है राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार जैसी व्यवस्था बनाएगी उसके अधीन तो हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने क्षेत्र पंचायत के या जिला पंचायत के अधीन में ग्राम पंचायतों को नहीं रखा है। इस मामले में यहाँ की ग्राम पंचायतें ज़्यादा स्वतंत्र हैं इन दोनों एजेंसियों से। जिला परिषद उनके नियंत्रण के अधीन वो नहीं काम करती हैं। वो अलग बात है, किसी मामले में वो अगर अपना प्रस्ताव देते हैं, वो सलाह देते हैं तो उस पर विचार करते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं है। ये एक अच्छी बात है। महाराष्ट्र में एक बात और कर रखा है कि उन्होंने अपने जिला ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखा है कि अपने कर्मचारी वो नियुक्त करें, और कर्मचारी नियुक्त करने का है कि जो जैसी जरूरत हो अपने कर्मचारी को नियुक्त करें और अपने कोष से उनको वेतन दें। और वेतन ही नहीं दें, उनके ऊपर जो भी नियंत्रण हो, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनको डिसमिस कर सकते हैं, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं, जैसी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकते हैं, अस्थायी रख सकते हैं। तो ये अधिकार उनको है, जो कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी रखने का अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं है। यहाँ जो भी कर्मचारी रखे जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा रखे जाते हैं। तो इस मामले में आप देखिए महाराष्ट्र में उनको बहुत अधिकार है, जितने कर्मचारी चाहें वो अपने ग्राम पंचायत में रख सकते हैं और उसका वेतन दे सकते हैं। तो ये मुख्य जो आपने देखा कि ये अंतर है। बाकी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का वहाँ भी व्यवस्था है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ भी राज्य सरकार चाहे तो ग्राम पंचायतों को भंग कर सकती है, जैसे कि ये व्यवस्था है। वहाँ भी ये व्यवस्था है कि उनके जैसे वित्तीय साधन देने का यहाँ व्यवस्था है, उसी तरह से वित्तीय संसाधन देने की व्यवस्था है, ऑडिट करने की व्यवस्था है, बाकी वो सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये मुख्य अंतर आपका वहाँ देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि जो विभाग है वहाँ महाराष्ट्र में, इसको कि बॉम्बे पंचायत राज अधिनियम 1958 के द्वारा जिनको अधिकार मिले हैं, उसमें वहाँ वही निर्माण, टैक्स लगाने का अधिकार, निर्माण कोई बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकता है, टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है, पशुओं के लिए अधिकार है, उनको पोखरे के लिए अधिकार है, जो कि अधिकार यहाँ दिए गए हैं। रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखने का अधिकार है, मकानों का नंबरिंग करने का अधिकार है, और जिस तरह से वो अपना विकास करना चाहें, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि 73 के आसपास उनके अधिकार हैं, तो उसमें बहुत कुछ वो कर सकते हैं, वैसा करते हैं। तो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों के बारे में एक तरह से आपको मोटी मोटी बातें एक समझ में आ गई। अब मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बार बार आपको इस बात को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये जो पंचायती जो व्यवस्था है, थोड़े हेर फेर करके करीब सब जगह एक ही है, और अधिकार भी मिले हुए हैं, लेकिन इन अधिकारों का जो उपयोग नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं कोई न कोई जो कठिनाई आ रही है। हम इसी का तुलनात्मक करेंगे उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश में आपने दे दिया कि राज्य सरकार के निर्देशों का अधीन होंगे सारे काम, तो राज्य सरकार के निर्देशों का अधीन हो गए, तो राज्य सरकार जो निर्देश देगी वहां देगी। महाराष्ट्र के कानून में तो बड़ा अच्छा दिखता है कि ग्राम पंचायतों को आपने बहुत अधिकार दे दिया है कि अपने कर्मचारी रखेंगे। उनको ये भी अधिकार दिया गया कि जो समितियां जितने चाहें उतनी समितियां पंचायतें अपने काम के लिए स्थापित कर सकती हैं। यहाँ तो 8 समिति है उत्तर प्रदेश में, वो भी राज्य सरकार नामित करती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में है कि वहाँ महाराष्ट्र में कि वो अपनी समितियाँ कर सकती हैं। लेकिन ये सारा अधिकार देने के बाद आपने उनको नियंत्रित किसका रख दिया? उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन कर दिया। उनको आपने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अधीन कर दिया या पंचायत समिति के अधीन कर दिया। तो उनकी स्वतंत्रता कहाँ रही? उनकी स्वतंत्रता को आपने एक तरह से भंग कर दिया। ये जो स्वतंत्रता का भंग करने का मतलब है उनको एक गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है या उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। देखिए, पंचायत समिति के अंदर रख दिया तो पंचायत समिति तो पूरा नियंत्रण रखेगी नहीं, जो बीडीओ हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उन्हीं का नियंत्रण सीधे सीधे ग्राम पंचायत तो हो गया। उसी तरह जिला परिषद का जो अधिकारी है, जिला परिषद का अधिकारी मतलब वो पूरी समिति तो नियंत्रित करेगी नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिले का जो अधिकारी है उसके नियंत्रण में आपने ग्राम पंचायतों को रख दिया। तो जो उनको अपने काम करने का जो छूट है, अपने ढंग से अपने नियम बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, उस पर आपने उपहार में आपने ऐसा नियंत्रण रख दिया है कि वो उसी नियंत्रण, उसी जाल में ही फंसे रहते हैं और अपने ढंग से अपने काम नहीं करते हैं। और अंत में उन्हें भी उन अधिकारियों, जिला अधिकारी, क्षेत्र और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर ही नियंत्रित करना पड़ता है। और जो गांव को उसमें पैसा जाता है वो इन्हीं चैनल के माध्यम से जाता है। सीधे उनको ऐसा है नहीं कि ऐसी व्यवस्था है कि उनके गांव को उसमें सीधे पैसा चला जाए और वो अपनी व्यवस्था को खुद बनाए। तो करीब करीब इसलिए ग्राम पंचायतें, कहीं की भी ग्राम पंचायत आप देखेंगे तो बिल्कुल इनके जाल के, इनके नियंत्रण में ही बधी हुई है। इन्हीं चीज़ों को मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक गांव पंचायतें कैसे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। और लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि गांव वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी व्यवस्था नहीं चला सकते? उसको क्यों विभाग बना के विभाग के रूप में ग्राम पंचायतों को चलाना चाहते हैं? ये मानसिकता को क्यों नहीं खत्म होती है? क्यों क्या गांव के लोगों में ये क्षमता नहीं है? इस बात को मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो उनको मौका तो देंगे। अगर मौका देंगे तभी तो वो अपनी क्षमता दिखाएंगे, उनको आप मौका देते नहीं। बार बार आपको कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन करने को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना आपके निर्देश के नहीं कर सकते। अब क्या हमको लगता है कि गांव वालों का क्या आप हमें कभी कभी इन अधिकारियों पर के अहंकार की और गांव वालों की हीनता की, दोनों को मैं कहूँगा, अधिकारियों के अहंकार की और गांव के लोगों की हीनता के पर आश्चर्य होता है। इनका अहंकार है कि गांव वाले कुछ नहीं कर सकते और गांव के लोगों में इतनी हीनता है कि वो समझते हैं कि हमारा तो भाग्य और विधाता नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे भाग्य विधाता। उनके अंदर ये हीन भावना आ चुकी है और जब उसी के पीछे पीछे भागते हैं, सरकार बनवाते हैं, सरकार के पीछे भागते हैं, दिन रात एमएलए जीतता है तो उसके पीछे भागते हैं, एमपी जीतता है तो उसके पीछे भागते हैं, मंत्री बनता जाता है कोई क्षेत्र का, उसके पीछे भागते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। इतने अधिकार, 73 अधिकार हैं ग्राम पंचायतों के। अब 73 अधिकार जब ग्राम पंचायतों, तो कौन सी क्षेत्र है जिसके लिए कि आपको एमएलए, एमपी, मंत्री के पीछे भागना होगा? उनकी सरकार बनवाने के पीछे चिंता क्यों करते हैं? आपको तो अपनी सरकार बनाने के लिए चिंता करनी चाहिए। जब आप अपनी सरकार बनाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, तो एमएलए, एमपी तो आपके दरवाजे पर आप खड़े होंगे, आपके सामने गिड़ाएंगे। आप उनके सामने जाके गिड़ाते हैं, जबकि गिड़ाना उनको चाहिए आपके सामने आके। तो इस व्यवस्था से, इस मानसिकता से ये निकाल पाना एक दुरूकार मुझे लगता है। मैं इतने दिनों से इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी भी गांव वालों के मन में ये भाव आई है कि इस हीन भावना के मानसिकता से हम निकल के अपने गौरव को पहचान करें। हमको नहीं लगता कि ऐसा, इतने दिन सुनने के बाद भी लोगों के अंदर ये
गौरव की अनुभूति हुई है। उनको यही लगता है कि अरे ये ऐसी कभी हो तो नहीं सकता है, ये सरकारी वो लोग हैं, वो लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नेता हैं, बड़े लोग हैं, या वही लोग कर सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, अगर किसी भी देश की आबादी, इतनी बड़ी आबादी अगर हीन भावना से ग्रस्त रहेगी तो उनको कौन सा हम भारत का बना रहे हैं। अब हमेशा मैं कभी भी किसी गांव में मैं जाता हूं तो मुझे ये कभी मैंने ये नहीं सुनता हूं कि गांव में ये व्यवस्था है, गांव की ये व्यवस्था है, गांव में ये निर्णय लिया गया है, गांव में अब ये होने जा रहा है, गांव में ये इस तरह से व्यवस्था को हम लोग संचालित करने जा रहे हैं। ये मैं कभी नहीं सुनता। क्या सुनता हूँ कि इसकी सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो सपा में बन गई, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, या उस पार्टी का बन रहा है, उस पर दिन रात गांव वाले इस तुच्छ बहस में, मैं इसको तुच्छ बहस इसलिए कहता हूं कि ये लोग उनकी जिंदगी में कोई बड़ा असर नहीं डालते। उन्होंने तो ये बहस ऐसा कर दिया है पॉलिटिशियन ने कि गांव वाले उनके टुकड़े के भरोसे जिंदा रहे, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दी और वैसी व्यवस्था हुई। अब उसके बाद और उसके पीछे भागते रहते हैं। जैसे आप बहुत जल्दी देख लीजिए, पंजाब का चुनाव हुआ, अब वहाँ घोषणाएं होने लगी कि ये मुफ्त में मिल जाएगा, ये मुफ्त में मिल जाएगा, और गांव को भाग उन समझ गए कि अब पंजाब में कि अब नई सरकार आ गई, बहुत चीज़ें मुफ्त में मिल जाएगी, और उनके अंदर खुशी का अनुभूति। ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे माहौल पे 5 साल में आपको ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि किसी भी सरकार के पास आपको कुछ देने के लिए न हो, बल्कि आपको ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि आप उस हैसियत में पहुंच जाएं कि सरकार को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए आपसे गिड़ाना पड़े। भाई गांव वाले, आप लोग हमको इतना पैसा दीजिए ताकि हम रेल को ठीक कर सकें, इतना पैसा दीजिए हम हवाई जहाज़ ठीक करें, इतना पैसा दीजिए नेशनल हाईवे हम बढ़िया बना सकें। उनको मांगना चाहिए, लेकिन वो आपको कहते हैं कि मैं आपके लिए शौचालय बना दूंगा, आपके लिए हम बिजली फ्री कर देंगे, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है आप जो 70 साल से वही चीज़ें चुन रहा हूँ, वही 70 साल से देश की आज़ादी से वही चीज़ें मैं सुन रहा हूँ जो 70 साल पहले की ये दे दूंगा, सरकार कहती है राज्य सरकार ये दे दूंगा, केंद्र सरकार कहती है ये दे दूंगा, उन्हीं नाली दे दूंगा, खड़ंजा दे दूंगा, बिजली पहुँचा दूंगा, पानी का नल पहुँचा दूंगा। अरे ये सारी चीज़ें तो आपको अपना है, वही ये कर्जा दे दूंगा, फला ये दे दूंगा, बस यही चीज़ तो आपको सुनते चले आ रहे हैं। कान पक गए कान सुनते सुनते। लेकिन आपको लगता है कि इन्हीं के भरोसे हमारी जिंदगी चलनी है, हमारे पास कुछ नहीं। ये कैसे इस व्यवस्था को मेरे करीब देखिए 77 एपिसोड हो गए हैं। 77 एपिसोड में कभी भी मैंने नहीं अनुभव किया कि इस तरह से लोगों में एक तरह से अपने अंदर वो गौरव पैदा हो गया हो कि नहीं, अब हमें हर हालत में गांव के लिए करना है, गांव सरकार स्थापित करने के लिए हमें ये आंदोलन करना है, गांव सरकार के लिए मुझे इस तरह से सड़क पर आ जाना है, गांव सरकार के लिए हमें लोगों को घेरना है, गांव सरकार बनाने के लिए सरकार खिलाफ है, एमएलए को घेरना है, एमपी को घेरना है, अधिकारियों को घेरना है, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना। ऐसा कहीं से मुझे सुनने का नहीं, बस ये सुनने को है कि गांव सरकार के लिए ये है, लेकिन कहीं किसी के अंदर मैंने अभी तक वो जोश और उत्साह नहीं देखा। लेकिन ठीक है, मैं अपना ये काम करता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा, और मैं जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक गांव की सरकार आप नहीं बनाएंगे, सारी व्यवस्था चलाने का अधिकार आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, सारी व्यवस्था को अपने ढंग से नहीं चलाएंगे, तब तक तो आपका जीवन में समृद्धि आएगी, न खुशहाली आएगी और न शांति आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भी जब भी आप सुनिए तो कम से कम जरूर उस पर कुछ न कुछ विचार करिए और गांव सरकार बनाने के लिए संकल्प लीजिए। धन्यवाद साथियों।